चलिए तो आज की शो की शुरुआत हम करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि कैसे नई तरह की एएमसीज आ रही हैं और क्या वाकई इस तरह की एएमसीज भरोसेमंद हैं या नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नए नए फंड हाउसेज आ रहे हैं वो नए नए तरह के फंड्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको कुछ नया ऑफर कर रहे हैं। फंड्स उसी तरह के हैं, लेकिन क्या नई एएमसीज केवल इस पूरे बढ़ते म्यूचुअल फंड के बाजार में मुनाफा देख रहे हैं या आपके पास वाकई कमाई का मौका है इन नए म्यूचुअल फंड हाउसेज या इन नई एएमसीज में पैसे लगाकर। आज इसी पूरे मामले की हम तफ्तीश करेंगे और हमारे साथ एक नई एएमसी बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ भी बैठेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आपको डेटा हम बता देते हैं जहां पर ये समझ में आए हमें कि किस किस तरह की नई नई एएमसीज आई हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि 2021 से तांता सा लगा हुआ है जहां पर नए नए फंड हाउसेज जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं, अपनी तरह तरह की स्कीम्स लेकर वो आ रहे हैं। कोई केवल पैसिव स्कीम्स ला रहा है, कोई केवल एक्टिव स्कीम्स ला रहा है या कोई केवल डेट मार्केट में फिक्स्ड इनकम में, क्योंकि बहुत मौके उनको दिखाई दे रहे हैं, केवल उसी तरह के स्कीम्स ला रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मौजूदा फंड हाउसेज हैं, जो मौजूदा एएमसीज हैं, वो अपने आप में काफ़ी बड़ी हैं, वो काफ़ी समय से हैं। ठीक है, अब वो इतने बड़े नाम हैं, लोगों का इतना भरोसा है उन तमाम एएमसीज पर, तो कोई नई एएमसी पर क्यों भरोसा करे। जो नए फंड मैनेजर्स बन रहे हैं, जो नए सीईओज बन रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज पर, उनकी रणनीति पर आप क्यों भरोसा करें, आप क्यों दाव लगाएं उनकी स्कीम पर। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ गणेश मोहन, सीईओ बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट, जुड़ गए हैं। और गणेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। ये एक ऐसा है जहां पर हम निवेशकों को बताते हैं कि उनके आर्थिक लक्ष्यों के मुताबिक उनके लिए सही रणनीति क्या होगी। और आज का मुद्दा यही है, क्योंकि बहुत तरह तरह की नई एएमसीज रजिस्टर हो रही हैं और फंड्स लॉन्च कर रही हैं। 2021 से जो है एक सिलसिला शुरू हो गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपकी जैसी जो तमाम नई एएमसीज हैं वो इस पूरे बढ़ते बाजार का, म्यूचुअल फंड के निवेशकों के बढ़ते बाजार को एक बहुत बड़ा मौका समझ रही हैं आपके फ़ायदे के लिए। लेकिन हमारे दर्शक और हमारे निवेशकों के लिए क्या है, क्योंकि जो स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नई तरह की स्कीम्स है। उस तरह की स्कीम्स तो एग्जिस्ट करती हैं जो कि पुरानी तरह की एएमसीज और बड़ी एएमसीज ऑलरेडी आपको ऑफर कर रही हैं। तो अगर मैं केवल आपके फंड हाउस के लिहाज से नहीं गणेश, लेकिन ओवरऑल जो हमें नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है जहां पे इतनी एएमसी रजिस्टर हो रही हैं, उसके लिहाज से, एक इंडस्ट्री पर्सन होने के लिहाज से अगर मुझे समझना हो, तो कोई क्यों एक नई एएमसी और नए फंड हाउस के पास आएगा गणेश? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि 40 एएमसीज ऑलरेडी हैं इस इंडस्ट्री में। काफी सारे नए एएमसीज भी ऐड हो रही हैं इस इंडस्ट्री में। तो हर एक एएमसी जो नई आ रही है इस इंडस्ट्री में, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज लेके आएगी, अपनी अपनी सोच विचार, अलग अलग सोच विचार के साथ वो आएगी, अलग निवेश की फिलॉसफी के साथ आएगी और कुछ ना कुछ नया लेके आएगी हर एक इंडस्ट्री में। तो हमारी तरफ से एक नमूना अगर मैं आपको पेश करूं, तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में ज्यादा बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में काफी अटेंशन दे रहे हैं उस पर। इंफॉर्मेशन एज तो काफी लोग ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव एज भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस पहली बार इंडस्ट्री में हम बजाज फिनसर्व की तरफ से लेके आ रहे हैं, जहां पे हम कह रहे हैं कि मार्केट सिर्फ रैशनल इन्वेस्टर्स की तरह नहीं बिहेव करता है, काफी बायसेस भी रहती हैं और इन बायसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उनसे फायदा कैसे निकालें हमारे निवेशकों के लिए, इससे काफी बेनिफिट पड़ सकता है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसी नए फिलॉसफी के साथ हम लेके आए हैं। और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो टेक्नोलॉजी पे भी हम काफी एम्फेसिस ले करते हैं बजाज फिनसर्व में। हमारी सारी ग्रुप कंपनियां टेक्नोलॉजी के बलबूते पे बनी हैं। एएमसी बिजनेस में भी हम काफी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें दोनों हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ कैसे आराम से जुड़ सकें, कैसे हमारे साथ निवेश कर सकें, इस पे हम काफी ध्यान देंगे। गणेश, एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। हम इस तरह के बाज़ार की बात कर रहे हैं जहां पर अभी भी पूरे देश में अगर अपनी पहुंच बनाने की बात है तो काफ़ी कुछ करना बाकी है। ठीक है, अभी भी आप जो B30 की बात कर रहे हैं और टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ तक पहुँचने में अभी भी इस पूरी इंडस्ट्री को
दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में कुछ मौजूदा बड़े प्लेयर्स हैं जो बहुत अपने आप में महारथी प्लेयर्स हैं, जिनकी बैंकों के ज़रिए ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इतनी गाढ़ी है, इतने इंटीरियर्स तक वो पहुंचे हुए हैं और उन्हें भी लगता है कि अभी भी काफ़ी कुछ मापना रह गया है। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के खेल में आप जैसी नई एएमसी जो अभी अभी उतरी हैं, और इसको मैं एक बार फिर से इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर से ही पूछ रही हूँ, न सिर्फ एक बजाज फिनसर्व के रिप्रेजेंटेटिव के तौर से आप जवाब दें, कितना चैलेंजिंग है ये पहुंच को और इस पकड़ को आगे बढ़ाना? सही बात कही आपने। अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखेंगे तो B30 का पेनिट्रेशन इक्विटी फंड्स में भी करीब 20 से 25% के आसपास है। तो इसमें काफी गुंजाइश है कि काफी इसमें इंप्रूवमेंट ला सके। टोटल इंडस्ट्री में सिर्फ 4 करोड़ निवेशक हैं आज। यूनिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे 14 करोड़ फोलियो हैं, लेकिन 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। देश की आबादी है करीब 140 करोड़, राइट। और अगर हम सिर्फ पैन कार्ड देखें या फिर डीमैट अकाउंट्स भी देखें तो काफी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए इस इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसा हुआ है कि काफी जगह पे या तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहुंच पाई है या फिर इन्वेस्टर्स को प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो ये दोनों गैप जो हैं हमें एज एन इंडस्ट्री ये हमें करेक्ट करनी है कि कैसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा सकें और कैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे सकें इन्वेस्टर्स को, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स आज फिर भी एफडीज में, इंश्योरेंस में निवेश तो कर रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहे हैं। तो वो हम कैसे बढ़ाएं, कैसे लोगों को ज्यादा रीच कर सके, ये हमारी गुंजाइश रहेगी और ये हम इस पे हम जरूर प्रयत्न करते रहेंगे। ऑलराइट, गणेश, चलिए अब थोड़ा सा बजाज फिनसर्व एएमसी के बारे में हम बात करते हैं और जानकारी देते हैं दर्शकों को कि आपके पास ऑफर करने के लिए क्या कुछ है। और क्योंकि आपने नई फिलॉसफीज़ की बात की और नए तरह के नज़रिए की बात की जो मेरे ख्याल से आप एक एएमसी के तौर पे लाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस साल जून से शायद आपने अपने फंड्स को लॉन्च करना शुरू किया है और आपने शुरुआत की है 2 डेट फंड्स से ही, और उसके बाद आपने अपने पोर्टफोलियो को हाइब्रिड थोड़ा सा इक्विटी की ओर बढ़ाया है। ओवरऑल अगर हम आपके AUM के हिसाब से देखें तो 6000 करोड़ का आंकड़ा जो है आपने ऑलरेडी पार कर लिया है। आपका जो इक्विटी फंड है वो 1600 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। 82,000 से ज़्यादा मेरे ख्याल से आपके पास फोलियोज़ भी है। काफ़ी उम्दा टीम है आपके पास CIO और पूरे फंड मैनेजर्स की। एज एन AMC अगर मैं कहूँ तो डेट से शुरुआत करने के पीछे आपका मकसद क्या? आप इस समय और ब्याज दरों का जो सिलसिला है उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप आपने उसके बाद लॉन्च किया है। पहले हम डेट की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपके इक्विटी पोर्टफोलियो पर भी विस्तार से पूछना चाहूँगी। हाँ जी, सो अगर आप फिक्स्ड इनकम में देखेंगे या डेट प्रोडक्ट्स में जैसे आपने बात की, उसकी पहले तो हमें बहुत ही जरूरत थी, क्योंकि काफी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, कंपनीज हैं, हमारे ग्रुप के भी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। तो वो हमें पहले इनको एक प्रोडक्ट ऑफर करना था जो उनके लिए सही रहे। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी डेट प्रोडक्ट्स अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे वो एक पार्किंग प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं वो आप वहां पे पार्क कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रोडक्ट है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे इक्विटी प्रोडक्ट्स जो हमने लॉन्च किया उसमें भी हम थोड़े फर्क के साथ हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है। इसमें काफी सारे फ्लेक्सी कैप्स हैं मार्केट में, लेकिन हमने पहली बार इंडिया में एक मेगा ट्रेंड स्ट्रैटेजी के साथ ये लॉन्च की प्रोडक्ट। इसमें हम कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं जहां पे मेगा ट्रेंड्स उनके फेवर में हैं, या चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, रेगुलेशंस हो, या इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो, या एनवायरनमेंट हो, डेमोग्राफिक या सोशल शिफ्ट्स हो, अगर ये आपके साथ हैं तो ये कंपनीज काफी अच्छा कर सकती हैं। और ये कंपनीज लार्ज भी हो सकती हैं, मिड भी हो सकती हैं और छोटी कंपनीज भी हो सकती हैं। इसीलिए फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी में ये मेगा ट्रेंड्स बहुत ही सही बैठता है। तो हमने वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, और इसके साथ हमने आर्बिट्राज प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, जो अगर कस्टमर्स इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन स्टेबल रिटर्न के साथ इक्विटी टैक्सेशन के साथ रहना चाहते हैं तो उनके लिए वो प्रोडक्ट सही है। तो डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, इन तीनों कैटेगरीज में हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन हर एक प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करते हैं उसमें हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो फर्क हो,
कुछ ना कुछ तो अलग रहे। इसीलिए हमारी फंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में हम ये जरूर ला रहे हैं। और अभी हम अपना एनएफओ भी कर रहे हैं बैंकिंग एंड पीएसयू में, जहां पे हम बिहेवियरल एज लेके आ रहे हैं पहली बार बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में। तो गणेश, अब थोड़ा सा हम बाज़ार की चाल को लेकर भी आपका नज़रिया समझना चाहेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ ही फ्लेक्सी कैप स्कीम। मुझे ये समझना है कि जब आप जैसी कोई एएमसी अपना फंड्स का बुके तैयार करती है तो किस किस तरह से आपकी प्लानिंग जो है वो आगे बढ़ती है और किस किस तरह से बाज़ार की चाल को ध्यान में रखते हुए आप फंड लॉन्च करने की रणनीति बनाते हैं। फिलहाल जो रणनीति आपकी है वो बाज़ार की चाल आपके मुताबिक किस ओर जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने ये फंड्स लॉन्च किए हैं? तो अगर आप बाजार को देखेंगे तो नियर टर्म में तो हमेशा वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर आप देखेंगे तो इंडिया काफी अच्छी पोजीशन में अभी पोजीशन में रह चुका है। काफी अच्छा पोजीशन है करंटली इंडियन मार्केट का, ग्लोबल मार्केट से आप कंपेयर करेंगे तो। ग्लोबल मार्केट से थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है और वो इम्पैक्ट डेफिनेटली कर सकती है नियर टर्म में इंडियन मार्केट्स में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स देखेंगे हमारी मार्केट की, वो काफी स्टेबल है। क्रेडिट साइकिल अगर आप देखेंगे, बैंक क्लीन अप अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट, ये सारे काफी अच्छे तरह से कंपनी इंडस्ट्रीज और कंपनीज को ग्रोथ फाउंडेशन दे रही हैं। तो हमारा लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडियन मार्केट पे बहुत ही पॉजिटिव है। इसीलिए हम लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड्स पे फोकस कर रहे हैं जहां से हम उसका बेनिफिट ले सकें। डेट प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे हम फोकस कर रहे हैं कौन सी कंपनीज हैं जो एकदम स्टेबल हैं, हाई रिस्क हम लेते नहीं हैं, बिल्कुल लो रिस्क क्रेडिट में, लेकिन लॉन्गर टर्म यील्ड कर्व पे जो हम खेल सकते हैं वो वाली अपॉर्चुनिटीज हम डिप्लॉय कर रहे हैं। इसीलिए हमने देखा कि बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में ये हम एक लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से 5 साल के अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बैंकिंग पेपर्स, या अगर आप देखेंगे पीएसयू कंपनीज के बॉन्ड्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है मार्क टू मार्केट करेक्शन के साथ। तो इन सब के को हमने सोच के ये प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। और हमारा ये हमेशा ये व्यू रहता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करें एक डिफरेंस के साथ लेके आए, कुछ नई फिलॉसफी के साथ लेके आए, और हमेशा इन्वेस्टर इंटरेस्ट को सबसे आगे रखें ताकि करंट मार्केट एनवायरनमेंट से वो बेनिफिट ले सके और अच्छी फंड मैनेजमेंट फिलॉसफी, अच्छे फंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड का भी हम उसका फायदा दे सके हमारे इन्वेस्टर्स को। चलिए गणेश जी, मेरे ख्याल से इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और न सिर्फ अपनी एएमसी को लेकर तमाम जानकारियां हमें दी, बल्कि बाजार का आपका रुख और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो विस्तार को लेकर नई एएमसीज को निवेशक और दर्शक मौका दे सकते हैं, इसकी समझाइश दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शो को आगे बढ़ाते हैं और कमाई के मौके, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते रहते हैं भले ही जिस भी अवधि के आप निवेशक हो, छोटी मध्यम या लंबी अवधि के,